गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू दिस वेबिनार। ये समझना बहुत अहम है हमारे लिए कि अपने निवेश के ऊपर कैसे बेहतर रिटर्न निकालें। इस कॉन्सेप्ट को आज हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ नितिन राज श्रीवास्तव जुड़े हैं। ही इज द रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर एट निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। वो आज हमको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाएंगे कि हम लोग कैसे निवेश करें। म्यूचुअल फंड की सर्विसेज अपने में बहुत अहम है, क्योंकि एक निवेशक को म्यूचुअल फंड के माध्यम से लंबे अवधि में अपने निवेश के ऊपर बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताते जाएंगे। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर नितिन राज श्रीवास्तव, ही हैज ज्वाइंड इन द सेशन, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर इफ यू कैन कम ऑन बोर्ड एंड शेयर योर नॉलेज विद अस। आप अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें, जिससे हमें काफी कुछ जानने, समझने और सीखने मिलेगा। नितिन सर, ओवर टू यू। वेलकम सर। So thank you शिवेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि बिहेवियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कोई भी व्यक्ति का अभिव्यक्ति है। और इन्वेस्टमेंट्स की जब बात आती है तो डेफिनेटली पीपल ऑलवेज फील वेरी वेरी जिटरी, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो आज का टॉपिक हमने इसीलिए चुना क्योंकि इस तरीके के पैंडेमिक्स हमने पास्ट में भी देखे हैं, और व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो बदलते हुए हमने देखा है। तो आज की जो चर्चा है वो डेफिनेटली इसी बिहेवियर एस्पेक्ट पे है, और इन्वेस्टमेंट को लेके खास तौर पे। तो मैं पहले एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स अ हॉट टॉपिक आज की डेट में। सो 2010 में एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, और ये व्यक्ति एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। तो ये सवाल बड़ी तेजी से उठा कि आपने इकोनॉमिक्स में किसी को नोबेल पुरस्कार दिया है, और वो भी एक साइकोलॉजिस्ट को, व्हाई? सो वहां से लोगों ने सोचना शुरू किया कि यस, इकोनॉमिक्स में भी साइकोलॉजी है। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स में बिहेवियर मिक्स करते हैं तो एवरीथिंग गोज टॉपसी टर्वी, और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के लिए सबका हार्दिक स्वागत। मैं सभी को वेलकम करूंगा। आई वुड लाइक टू शो यू सम पिक्चर्स। फाइन, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, एंड अगर आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं तो प्लीज आप लिखिएगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। सो कैन यू सी बॉक्स ए और बॉक्स बी, इनके कलर आपको दिखाई दे रहे हैं? तो अगर क्या आपको डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं या फिर आपको सेम कलर नजर आ रहे हैं? सो पीपल कैन कमेंट। Sir, people are commenting through the question section. Almost everybody has said different colors. Different color. Okay, wonderful. So now what is the position? Can they see again different color, or they see same color? Again, it says different. Okay. So why I am showing you this? There are a lot of pictures I can show you, but since paucity of time is there, so कहने का मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे साथ बहुत ट्रिक्स प्ले करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो सामने देख रहा है, और एक व्यक्ति है जो साइड में देख रहा है। सो यू कैन सी बोथ वेज। सो हमारा जो दिमाग है वो हमारे साथ काफी सारी ट्रिक्स प्ले करता है, और इसका इम्पैक्ट हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे भी उसी लिहाज से होता है। और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बिहेवियर में ये इम्पैक्ट बड़ा जेन्युइन है, बड़ा कॉमन है, और बड़े आमतौर पे देखा गया है ये। क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर कोई ये बात करता है कि करना क्या है, कि आप एसआईपी कर लीजिए, आप नए प्रोडक्ट में पैसा डाल दीजिए, आप एसेट एलोकेशन कर लीजिए, आप गोल प्लानिंग कर लीजिए। ये सब बातें सब होती हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि जब ये चीजें की जाती हैं तो व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है। कोई ये बात नहीं करता कि यस, एक्चुअली व्यक्ति किस चीज से चिंतित है। और आज का जो टॉपिक है वो यही है। तो बिहेवियर फाइनेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट्स का, और इसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो बाइबल में एक वर्स है जहां पे एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था नामन। सो नामन उस वक्त जॉर्डन में रहते थे, और बड़े एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, बट उनको लेप्रोसी, जो कि कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, वो बीमारी से वो ग्रसित हुए। और उस जमाने में
लेप्रोसी का कोई इलाज नहीं था। तो उन्होंने काफी जगह इलाज कराया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली जो उनका असिस्टेंट था, उन्होंने कहा कि सर एक सिद्ध पुरुष हैं, अगर आप उनके पास चलें तो शायद वो आपको इसका इलाज जरूर बताएं। सो नेमन उनके साथ उन सिद्ध पुरुष के पास गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। तो उन्होंने जो इलाज बताया वो बड़ा अजीब था। वो इलाज ये था कि आप रिवर जॉर्डन में जाके, आपके स्क्रीन पे आपको रिवर जॉर्डन दिख रही है, 7 दिन तक कंटिन्यूसली नहाइए, तो आपकी ये जो बीमारी है ये सही हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि नेमन के जो थॉट था, उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ शेयर किया और उन्होंने मना कर दिया जाने से कि मैं इस नदी में नहीं जाऊंगा। लेट मी आस्क यू, नेमन के दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आया होगा जो उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया? लेट मी टेल यू कि उनके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट प्रोसेस आया वो ये था कि बस इतना सिंपल इलाज, बस नदी में जाके नहाना है, इससे कैसे ठीक होगा? यू नो, कई बार हमारा जो दिमाग है ना, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन सिंपल हो सकता है। और यही थॉट प्रोसेस नेमन को परेशान कर रहा था। तो जब उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ शेयर किया तो उन्होंने कहा कि सर नहाने में क्या जा रहा है, नहा लो। फिर नेमन 7 दिन तक उस नदी में नहाए और उनकी जो कुष्ठ रोग की परेशानी थी वो ठीक हो गई। सो कहने का तात्पर्य यह है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सिंपल हो सकता है। एंड हम इक्विटी की बात करते हैं, जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लेक्स अज्यूम करते हैं। दे डोंट डीम इट एज अ सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सो लेट्स डिकोड दिस सिंप्लिसिटी। लेट्स डिकोड कि इक्विटी भी एक सिंपल इन्वेस्टमेंट कैसे है। ट्रूली इट्स अ वेरी सिंपल इन्वेस्टमेंट। सो आज की दौड़ जो है वो रोटी कपड़ा मकान की है और इसमें हर कॉर्पोरेट लगा हुआ है। और वो क्या करता है, वो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अपना प्रचार करता है, आपके पास पहुंचाती है अपनी चीज को, और आप उसकी चीजें खरीद के उसको फायदा देते हैं। एंड दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग नाउ। इस पूरे प्रोसेस में एक एंटिटी बीच में फोकट में मजा लेती है। कौन सी है वो एंटिटी? विच इज दैट एंटिटी? इज कॉल्ड बैंक। ये एंटिटी फोकट में मजा लेती है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप अपना पैसा किसको देते हो? बैंक को देते हो। कितने ब्याज पे? 7% ब्याज पे। बैंक इस पैसे का क्या करता है? बैंक जाहिर से बात है कुछ पैसा रिजर्व रख के बाकी पैसे को वो आगे इन्हीं बिजनेस हाउसेस को लेंड करता है। कितने ब्याज पे? 7% पे? नहीं, जैसा सौदा पटे। सो डेफिनेटली वो हायर इंटरेस्ट रेट पे ये लोनिंग करता है। अब अगर कोई बिजनेस हाउस 12% पे पैसा बैंक से उठा रहा है तो वो उसकी कवायद क्या होगी? जाहिर सी बात है 12% से ज्यादा अर्न करना, तभी वो 12% लौटा पाएगा। बिजनेस हाउस डेफिनेटली ज्यादा अर्न करते हैं और वो 12% बैंक को लौटा देते हैं और बैंक आपको 7% दे देता है। ना समझदारी क्या है? बैंक को देना या सीधे इन बिजनेस हाउसेस को देना, ताकि जो अर्निंग्स बिजनेस हाउस अर्न कर रहा है वो आप अर्न कर पाओ। नाउ इसमें सवाल एक बड़ा अहम आ जाता है, क्योंकि 3000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं आज की डेट में। हीरा कैसे चुने? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए डेफिनेटली या तो आप म्यूचुअल फंड की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो हीरा चुनते हैं और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या फिर आप अपने ब्रोकर की सलाह मान सकते हैं, क्योंकि वो भी रिसर्च करते हैं और हीरा चुनते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो या तो रिक्विजिट नॉलेज चाहिए इसके लिए, या फिर आपको किसी की हेल्प चाहिए सो दैट ये हीरा चुना जा सके। नाउ अगर मैं इस बाजार का रिस्क देखूं, जो लोग डीम करते हैं कि ये बाजार बड़ा रिस्की है, तो अगर मैं कहूं कि इस बाजार का रिटर्न किस लिहाज से बना है, ये कुछ कंपनीज हैं डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या आपको लगता है कि ये 10 से 15% का रिटर्न जनरेट करेंगी? ये कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो सेंसेक्स में भी हैं, निफ्टी में भी हैं। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो ये कुछ कंपनीज हैं जो आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगी, बिकॉज पीपल आर एक्सपैंडिंग, कंपनीज आर एक्सपैंडिंग, और इकोनॉमी भी एक्सपैंड करेगी क्योंकि बहुत स्कोप है हमारी इकोनॉमी में। सो अगर मैं सेंसेक्स की जर्नी देखूं
तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए 1980 में लगाए होते तो आज उसके पास 3 करोड़ 80 लाख रुपए, आज सेंसेक्स 38,000 के आसपास है। अगर मैं इसका CAGR निकालूं तो ये तकरीबन 15% के आसपास आता है। बट क्या ये रिटर्न लीनियर है कि पिछले 40 सालों में 15% का एवरेज CAGR जब हम कहते हैं तो ये रिटर्न ऐसे नहीं है, ये रिटर्न ऐसे है। तो ग्रेजुअली कभी नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है। मीन रिवर्जन का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर कोई चीज मीन से डेविएट हुई है, यानी कि नीचे गिरी है या अपसाइड गई है, तो डेफिनेटली वो मीन की तरफ लौट के जरूर आती है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर बाजार गिरा है तो गिरता ही रहेगा, डेफिनेटली वो वापस ऊपर भी जाएगा। अगर ऊपर गया है तो जाहिर सी बात है ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, नीचे भी आएगा। एंड दैट्स हाउ मार्केट बिहेव्स। बट मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये जो ऊपर नीचे का मूवमेंट है, ये बाजार का गिरना, बाजार का उठना, ये क्यों होता है? व्हाट इज द रिस्क इन दिस मार्केट? क्या लगता है आपको, क्या रिस्क है इस बाजार का? आप अपने जवाब लिख सकते हैं सो दैट आई कैन रीड। क्या लगता है इस बाजार का रिस्क क्या है? एंड यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि वो रिस्क है क्या। सेंटिमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, आई टेक गवर्नमेंट पॉलिसीज, यस। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कई बार होती हैं जो इस बाजार में हवॉक क्रिएट कर देती हैं। स्कैम्स, ओके, crises like corona, like SARS, Ebola, geopolitical, yes, गवर्नमेंट का चेंज होना, ओके, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यस बैंक जैसे, ओके, इन्फ्लेशन, ओके, आई टेक दैट, ट्रेड टाइज विद अदर कंट्रीज, आई टेक दैट, ग्लोबल पॉलिसी, यस, ग्लोबल रिस्क आर देयर। सो अभी तक जितनी भी चीजें आपने मुझे बताई, क्या ये सारी रिसेशन एंड बूम साइकिल? यस, डेफिनेटली। सो क्या ये सारी चीजें एक्सटर्नल रिस्क में काउंट करूं क्योंकि इन पे कोई कंट्रोल है? शायद नहीं। बट लेट मी टेल यू, इन्वेस्टमेंट्स जब कोई इन्वेस्टर करता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिस्क है ना, ये इंटरनल ज्यादा है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस अ केस स्टडी, विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस पर्सन? कोई जानता है इनको? ग्रेस ग्रॉनर। इनकी स्टोरी व्हाट्सएप पे बड़ी चर्चा में आई थी। मैं आपको बताऊं, ग्रेस 2010 में 100 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। आप इनकी शक्ल से ही अंदाजा लगा सकते हैं। चर्चा का विषय ये नहीं था कि ये 100 साल की एज में मरी। चर्चा का विषय ये था कि यह मरने से पहले अपने स्कूल के लिए, अल्मा मैटर के लिए $7.2 मिलियन छोड़ के मरी। तो जितने लोग ग्रेस को जानते थे वो यही कह रहे थे कि ग्रेस इतना पैसा लाई कहां से, क्योंकि मैं आपको बता दूं इनहेरिटेंस का पैसा था नहीं। ग्रेस जब 7 साल की थी तो इनके पिता और माता की देहांत हो गई एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। इनके पड़ोसियों ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स की बहुत अच्छी जानकारी थी? मैं आपको बता दूं, ये बतौर स्टेनोग्राफर एबट फार्मास्यूटिकल में पूरी जिंदगी कार्यरत रही। अब एक स्टेनो की क्वालिफिकेशन आप इंडिया में अगर देखें तो 12वीं के बाद ही शॉर्ट एंड टाइपिंग शुरू हो जाती है। बाहर है तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन। इन्होंने कभी शादी नहीं करी, पूरी जिंदगी वन स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। पैदल बहुत चलती थी इसलिए कभी कार नहीं खरीदी। सो इनकी जरूरतें थी कम, इसलिए इनके इन्वेस्टमेंट में था दम। वक्त बाजीराव सिंघम। इसके विपरीत मेरे पास एक और व्यक्ति है, विच इज रिचर्ड फुस्कॉन। ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक जाने माने नाम है। हार्वर्ड से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है और वो भी इन्वेस्टमेंट्स में, इकोनॉमिक्स में। और बतौर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने मेरिल लिंच नाम की कंपनी में कार्य किया। 45 साल की उम्र में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और अपने पर्सनल इंटरेस्ट परस्यू किए। और जितना पैसा इन्होंने बनाया था उससे इन्होंने 2 छोटे छोटे घर खरीदे। छोटे एज इन आप वो घर इनके फोटोग्राफ में इनके पीछे देख सकते हैं, जिसको हम मैंशंस भी बोलते हैं। 65 साल की आयु में इन्होंने पर्सनल बैंक्रप्सी डिक्लेयर करी और इनके पड़ोसियों ने वो घर इनसे खरीदे। तो मेरे पास 2 विपरीत बिहेवियर के व्यक्ति हैं। एक जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो $7.2 मिलियन का वेल्थ क्रिएट करती हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट में खेला कूदा पला बढ़ा और 65 साल में पर्सनल बैंकरप्ट है। कोई मुझे समझाएगा ये डाइकोटमी क्या है, कि क्यों ऐसा हुआ कि वो बैंकरप्ट है और वो वेल्थ क्रिएट कर गई? सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द डाइकोटमी?
इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, बिहेवियर, वंडरफुल। आई गॉट द ब्रह्मास्त्र। निशान जी आपने बिल्कुल सही बोला है, ऐश्वर्या जी आपने भी बिल्कुल सही बोला है। इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन आपके बिहेवियर को दर्शाता है। स्पेंडिंग मोर देन नीड, ओके। परेश जी थैंक यू। ये भी एक कारण हो सकता है, डिसिप्लिन, ओके। शी गेव टाइम, ओके। प्रमोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने समय दिया अपने इन्वेस्टमेंट को। कंपाउंडिंग पावर, वंडरफुल। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, इन्होंने ये केस स्टडी को रिसर्च किया और उन्होंने एक पिरामिड दिया। दे हैव गिवन दिस पिरामिड। इन्होंने कहा कि ग्रेस, ये जो पिरामिड है ये रिचर्ड का पिरामिड है। ही वॉज वेरी हाई ऑन टेक्निकल्स, जार्गन्स लाइक सिक्योरिटी सिलेक्शन, एसेट एलोकेशन, एंड ही वॉज वेरी लो ऑन समथिंग। आप अगर देखें तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है मैंने नीचे की साइड पे, विच इज वेरी लो। जबकि ग्रेस का जो पिरामिड था वो कुछ ऐसा था, शी वॉज वेरी लो ऑन टेक्निकल्स बट वेरी हाई ऑन समथिंग। सो जो जवाब मुझे मिले हैं उसमें वो जवाब शामिल है कि शी वॉज वेरी हाई ऑन इन्वेस्टर बिहेवियर, वेयर रिचर्ड वॉज वेरी लो ऑन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पिरामिड गिरेगा, जो कि रिचर्ड के साथ भी हुआ। सो इन्वेस्टमेंट का जो बिहेवियर है दैट एक्चुअली गिव्स यू द क्यू। और लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बड़ा वियर्ड है। You know, people don't take rational decision on their money. They normally take emotional decision जब पैसे की बात आती है। और ये मैं साबित कर सकता हूं इस चीज को। Anybody who is having birthday this month? Hi Aishwarya, how are you? So I'm good. What about you? I'm also good. Aishwarya, कब होता है आपका बर्थडे? So my birthday is actually in October, right? 17th October. आपके घर में कोई बड़ा है? हाँ सर, दादाजी हैं, दादी जी हैं। जैसे आपके दादा दादी एक गुल्लक मेंटेन करते हैं, जिनकी जो भी चिल्लड़ होती है वो उसके अंदर वो डाल देते हैं। आपके बर्थडे से एक दिन पहले उन्होंने वो गुल्लक फोड़ दी और उस पूरी चिल्लड़ को उन्होंने सामने की दुकान से एक नोट में तब्दील कराया। वो नोट एग्जैक्टली 2000 रुपए का बना। तो जिस दिन आपका बर्थडे था आप उनका आशीर्वाद लेने गए और उन्होंने वही 2000 रुपए का नोट आपको दिया कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, जो तुम्हें ठीक लगे अपने लिए खरीद लेना, ये हमारी तरफ से आशीर्वाद। आपने बड़ी शिद्दत के साथ वो नोट लिया और अपने पर्स के एक कोने में रख लिया कि मेरे दादा दादी का आशीर्वाद है। आपकी दिनचर्या फिक्स है, आप अपने काम पे निकले। आज खुदा भी मेहरबान है, सड़क पे आपको एक 2000 रुपए का नोट और मिल गया। आपके दिमाग में चैरिटी का ख्याल आया, लेकिन वक्त आपने उस नोट को उठा के अपने पॉकेट में रख लिया। शाम को आपने पार्टी की अपने दोस्तों के साथ और पार्टी का जो बिल आया है वो एग्जैक्टली 2000 रुपए का आया है। नाउ टेल मी, कौन सा नोट निकालेंगे पे करने के लिए, जो सड़क पे मिला या जो दादा? सड़क वाला, क्योंकि वो मतलब उन्होंने दिया, उनका आशीर्वाद था, तो दैट वुड बी केप्ट इन ट्रेजर में रखते। वो जब इतने सालों से गुल्लक में जमा करके उन्होंने 2000 बनाया, तो आई कुड ऑल्सो कीप इट, नो, कि थोड़े टाइम के लिए कि रखे हुआ है, उनका आशीर्वाद है। तो इमोशनल कनेक्ट उस पैसे के साथ। लेट मी आस्क यू, क्या इन दोनों नोट की वैल्यू में कोई फर्क है? नहीं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है सर, दोनों 2000 के ही हैं। तो ये फर्क किसने क्रिएट किया? हमारा बिहेवियर ने, हमारे इमोशनल कनेक्ट ने। एब्सोल्युटली, ये हमने किया और कहाँ किया? अपने दिमाग में किया। जब पैसे की बात आती है, पीपल डोंट टेक रैशनल डिसीजन, दे ऑलवेज टेक इमोशनल डिसीजन। और यही कारण है जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर लेते हैं। इसी चीज को अगर मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट is not study of finance. Investment is actually how people behave with money. लोग पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि people don't take rational decision when it comes to investment. Rational decision क्या है? आज की डेट में अगर मैं देखूं, इसी इमोशनल डिसीजन मेकिंग की वजह से there is always a behavior gap created in the investment return and investor return. इन्वेस्टर का रिटर्न हमेशा देखा गया है इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम। हम दिखाते हैं कि यस, इस इन्वेस्टमेंट में 18% का रिटर्न जनरेट हुआ, कस्टमर कहता है मुझे कहां आया। सो देयर इज ऑलवेज, और डालाबार की एक स्टडी है जो कहती है कि ये डिफरेंस 5% से ज्यादा का देखा गया है। यूएसए डालाबार ने ये स्टडी की है ऑन इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, एंड वहां उन्होंने बताया है कि ये डिफरेंस तकरीबन 5% से ज्यादा का है। सो बाजार का मूवमेंट अगर मैं देखूं तो वो कुछ इस लिहाज से ही है। सो
कस्टमर कहां अंदर आता है या इन्वेस्टर कहां अंदर आने की कोशिश करता है, ये स्टडी बड़े प्रोमिनेंट है। नॉर्मली यहां पे इस मोमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर अंदर आने की कोशिश करता है और कौन सा इमोशन उसको ड्राइव कर रहा होता है कि यस मैं भी पैसा बनाऊंगा। 2007 में भी ये बिहेवियर बड़े प्रोमिनेंटली देखा गया था और 2008 के बाद लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उधार में पैसा लेके इन्वेस्ट किए हुए थे और वो बेचारे बर्बाद हो गए। सो लालच ड्राइव करता है अंदर आने के लिए और कब बाहर भाग जाते हैं? डेफिनेटली जब बाजार गिरता है तो ये बाहर भाग जाते हैं। मैं पर्सनल इंसिडेंट शेयर नहीं करता नॉर्मली, बट लेट मी शेयर वन ऑफ माय पर्सनल इंसिडेंट। 2009 दिवाली, बरेली के मेरे माता पिता हैं और मैं दिल्ली से बरेली जाता हूं और वहां पे मेरी उनसे मुलाकात होती है, नॉर्मली त्योहारों पे ही हो पाती है। तो 2009 की दिवाली जब आई और मैं घर गया तो घर का माहौल बड़ा गमगीन। मैंने पिताजी से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो नहीं बताएंगे, मम्मी बताएंगी। मैं भाग के किचन में गया, मैंने कहा मम्मा कुछ हुआ है क्या? हाँ 6 लाख लगाए थे, 2 लाख रह गए। मैंने कहा अरे कहाँ लगा दिए? मैंने पता नहीं, वो आईडीबीआई बैंक ने क्या म्यूचुअल फंड करके कुछ बताया था। मैंने अच्छा। शाम तक हम पिताजी से मजे लेते रहे। हमने कहा यार 50,000 हमने मांगे थे, हमें नहीं दिए, 4 लाख डुबो दिए। सो पिताजी रात में खाने पे झल्ला गए कि क्या करें, निकाल लें। हमने कहा आप पूछ रहे हो या आप बता रहे हो? ये तो पूछ रहे हैं। हमने कहा अगर पूछ रहे हो तो ये बताओ और कितने पड़े? इसे 2-2.5 लाख रुपए होंगे। तो हमने कहा अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो 2 लाख रुपए और डाल दो। सो बड़ी सरसरी सी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा कि उसने 6 के 2 करा दिए हैं, तो 2 और डलवा रहा है। तो आई गिव हिम वेरी सिंपल लॉजिक। बिग बाजार जाते हैं, सेल लगी होती है तो क्या करते हैं? सिर्फ ज्यादा खरीदते हैं। मैंने कहा तो जब यहां सेल लगी हुई है तो क्यों भाग रहे? 21,000 का भाव टूट के 8,000 पे आ गया है, क्या करना चाहिए? शुड आई इग्नोर दिस सेल? Should I run away from this sale or should I put more money in this sale? So behavior एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने बोला ना, रैशनल होके अगर आप सोचेंगे तो जाहिर सी बात है आप इस बाजार का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि इमोशन, 2 इमोशंस लालच और डर, ये हावी हो जाते हैं हमारे सोच पे, हमारे डिसीजन मेकिंग पे, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट्स में नॉर्मली नुकसान कर बैठते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हम टूट नहीं जाते और हमें कहते हैं हम इस बाजार में दोबारा नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी इस बिहेवियर से अछूते नहीं रहे। कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं? हम सभी ने इनके बारे में पढ़ा है। ये है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। क्या आपको लगता है कि ये एक इंटेलिजेंट पर्सन थे? सो न्यूटन साहब भी इस बाजार में इन्होंने ये बिहेवियर दर्शाया। कैसे? मैं लेट मी शेयर दिस इंसिडेंट। वैसे तो इस बाजार में बबल्स बहुत हुए हैं, लाइक .com बबल। प्रणय जी आप बिल्कुल सही हैं सर। साउथ सी कंपनी में इन्होंने निवेश किया था। तो साउथ सी एक कंपनी थी जो समुद्र के रास्ते सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती थी। सो न्यूटन साहब ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 562 पाउंड्स उस वक्त इस कंपनी के स्टॉक्स में लगाया। और जब आप इंटेलिजेंट है तो आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, वो हमेशा आपकी तरफ देखता है कि आप क्या कर रहे हो। और जब आप उसे कहते हो कि मैंने ये किया है तो उसका जवाब भी ये होता है कि मेरा भी करवा दो। दिस इज हाउ वी बिहेव अगर हम नहीं जानते हैं तो इनके दोस्तों ने भी इनकी देखा देखी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए। थोड़े टाइम बाद न्यूटन साहब को काफी फायदा हुआ और उन्होंने अपने पैसे को विड्रॉ कर लिया। दैट वॉज अ सेंसिबल डिसीजन टू बुक प्रॉफिट्स। इन्होंने बाहर निकाल लिया पैसा। बट थोड़े टाइम बाद देखा कि इनके दोस्त इनसे ज्यादा अमीर हो गए क्योंकि उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। उनको तकलीफ हुई और इन्होंने दोबारा इस बाजार में उसी स्टॉक में री एंट्री ली। और आप देख सकते हो कि इन्होंने कहां पे वो एग्जिट किए हैं। सो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ने थोड़ा सा अपना पैसा लगाया, खुशी खुशी बाहर निकल आए, बट इनके दोस्त इनसे ज्यादा अमीर हो गए और इन्होंने दोबारा री एंट्री ली। एंड आप देख सकते हो कहां पे इन्होंने एग्जिट किया एंड दे ब्रोक। और बड़ा ऐतिहासिक डायलॉग इन्होंने दिया इस इंसिडेंट के बाद कि मैं तारों के मूवमेंट की गणना कर सकता हूं लेकिन इस बाजार के पागलपन की नहीं। सो
इस बाजार का अगर आपको निवेशक बनना है तो आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। और रिस्क क्या है इस बाजार का? ये दो प्रोमिनेंट इमोशंस, विच इज लालच और डर। इन दो इमोशंस को अगर आप काबू करना जानते हैं तो आप इस बाजार में पक्का पैसा बना सकते हैं, जैसा कि हमने ग्रेस के और रिचर्ड के केस में देखा। जैसा कि हमने देखा कि यस, इट इज वेरी सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लेक्स। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मेरा एक ड्राइवर था जो बहुत तेज चलाता था गाड़ी मुझे देख के, एंड थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि उसने स्पीड में कमी कर दी। तो मैंने पूछा, राजेश क्या हुआ? तो बोलते शादी हो गई। मैंने वंडरफुल। 1-2 साल बाद देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक्यूरेट गाड़ी चला रहा है। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहता है बाबूजी बच्चा हो गया है। And he showed me what he has done. He has placed his son's photograph on speedometer. वो बोला कि सर ये जो लाल वाला कांटा है ना, ये मैं अपने बच्चे को काटता हुआ नहीं देख सकता। Such a beautiful way of managing behavior. So मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट इज एक्चुअली बिहेवियर मैनेजमेंट इन दिस मार्केट। अगर आपको एक सफल निवेशक बनना है तो आपको इन दो इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा और बहुत रैशनली आपको इस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। नॉर्मली वी कैरिड अवे विद आवर बिहेवियर्स, लालच और डर, एंड जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो होता है वो एक बिहेवियर गैप क्रिएट कर देता है, और जो कि हमने देखा कि 5% से ज्यादा हो सकता है, एंड 5% इज ह्यूज। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो न्यूरो लिंग्विस्टिक में बताया गया है। डिसीजन मेकिंग एक बड़ा अहम प्रोसेस है जो हम दिनचर्या में करते हैं, और मैं आपको बता दूं एक व्यक्ति दिन में 10,000 से ज्यादा डिसीजन लेता है, जिसमें से 95% अपने इंट्यूशन पे लेता है। ये साइकोलॉजी में प्रूवन है। और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये यहां से इसकी शुरुआत है। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो 20 लाख बिट है। 20 लाख बिट्स इंफॉर्मेशन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लो होती है, और एक व्यक्ति इसमें से सिर्फ 1,34,000 बिट इंफॉर्मेशन ही ले पाता है। तो बाकी इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूं तो ये 4%, 5% से ज्यादा नहीं है। तो बाकी का 94-96% क्या हुआ? या तो उसमें से इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है, या डिस्टॉर्ट हो जाती है, धुंधली हो जाती है, या फिर आदमी उसे जनरलाइज कर देता है, हाँ मुझे पता है, मुझे मत बताओ। तो 3 प्रोसेस होते हैं बाकी बची है। डिलीट मतलब आपने देखा ही नहीं, आप ग्रैब ही नहीं कर पाए वो इंफॉर्मेशन। डिस्टॉर्शन धुंधला धुंधला, हाँ ठीक है मुझे पता था, थोड़ा सा कुछ तो था। और जनरलाइज, हाँ मुझे पता है, मुझे मत बताओ। तो ये तीनों चीजें हमने देखी हैं। नाउ 1,34,000 बिट जो आप ले रहे हो, इसका आप क्या करते हो? डेफिनेटली खुदा ने हमें सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में उस इंफॉर्मेशन का एक कोलाज बनाते हैं। लाइक आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। अभी ये सेशन अटेंड करते करते अगर किसी को आलू के पराठों की खुशबू आए तो वो क्या कोलाज बनाएंगे? कि या तो आलू का पराठा का कोलाज बनाएंगे, या किचन में किसी को खड़े हुए इमेजिन करते हुए आलू का पराठा बनाते हुए इमेजिन करेंगे। अब इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का 1,34,000 बिट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली एवरीबडी हैज अ लाइब्रेरी इन देयर माइंड, क्योंकि हर एक की अपब्रिंगिंग है, हर एक की एक भाषा शैली है, हर एक का एक्सपीरियंस है, हर एक की जगह है, लोकेलिटी है रहने की। यानी कि कोलकाता में जो रह रहा है उसकी लाइब्रेरी डिफरेंट होगी, यूएसए में जो रह रहा है उसकी लाइब्रेरी डिफरेंट होगी, उसका 1,34,000 अलग होगा। तो दैट्स हाउ पीपल अलग अलग बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। और जहां पे आप कोलाज आपने क्रिएट किया, उस लाइब्रेरी से आप उसको मैच कराते हो, उससे एक मीनिंग ड्रॉ करते हो, तब आपकी एक फीलिंग और स्टेट आती है, और उससे आपका रेस्पॉन्स डिसाइड होता है। अगर वो फीलिंग गुस्से वाली है तो डेफिनेटली आप गुस्से में रिएक्ट करोगे, अगर वो फीलिंग शांत रहने की है तो आप शांति से उसको रिस्पॉन्ड करते हो। दिस इज हाउ एक आदमी का बिहेवियर एग्जिबिट होता है। नाउ डिस्टॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बाजार में डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा देखा गया है इंफॉर्मेशन का। डिस्टॉर्शन क्या करता है? डिस्टॉर्शन एक्चुअली जब अनसर्टेनिटी होती है ना तो लोग घबराते हैं। लाइक अगर आप बस में कहीं ट्रैवल कर रहे हो रात में, और ये सफर जंगल के थ्रू है, और रात में बस खराब हो जाए,
तो जब तक सब लोग खड़े हैं तब तक आप शांति से खड़े होते हो, लेकिन जैसे जैसे भीड़ छटनी शुरू हो जाती है आपकी दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो जाती है कि अब मैं क्या करूंगा। और अनसर्टेनिटी में ये घबराहट बड़ी जेन्युइन है, बहुत कॉमन है। लाइक अचानक से आपने एक 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और अचानक से आपको पता चले कि वो 23% घट गया या 30% उसमें उड़ गया, 3 लाख रुपए उड़ गया, तो जाहिर सी बात है इस अनसर्टेन सिचुएशन में आप घबराओगे। एंड जब ऐसा अफरेड वाला सिचुएशन होता है तो आप कंप्लीटली दूसरों पे रिलाई करना शुरू कर देते हो, और ये बड़ी कॉमन मेंटालिटी है। और जब आप ओवर रिलायंस करते हो दूसरों पे तो डेफिनेटली ये आपको इग्नोरेंस की तरफ ले जाता है। जाहिर सी बात है ऐसे समय में आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। और ये बिहेवियर तो मैंने बचपन से देखा है। मैं मोहल्लों में रहा हूं, छोटे मोहल्ले में रहा हूं बरेली में। हमारे यहाँ लाइट बहुत जाती थी, फिर वो सरकार ने एक शटडाउन का टाइम दे दिया कि 2 से 3 इस मोहल्ले में जाएगी, 3 से 4 इस मोहल्ले में जाएगी, और हमारा शटडाउन था 12 से 1। कई बार शाम को भी अक्सर लाइट चली जाती थी, तो मैं जब मोमबत्ती जला देता तो हमारी माता जी बड़ा प्रोमिनेंट सवाल बोलती थी कि बाहर निकल के देखना सबकी गई है या सिर्फ अपनी गई है। सबकी गई है तो रिलैक्स आ जाएगी, लेकिन सिर्फ अपनी गई है तो वी गॉट पैनिक कि क्या हो गया, फ्यूज चेक करो, जब पोल से जंपर तो नहीं उड़ गया, ऑल दोज पैनिक सिचुएशंस। और इसीलिए हर्ड मेंटालिटी एक बड़ा कॉमन बिहेवियर है जो लोग दर्शाते हैं इस बाजार में। दूसरों का देख के वो अपना करने की कोशिश करते हैं, और ये बिहेवियर बड़ा खतरनाक बिहेवियर है। बैंड वैगन इफेक्ट इस बाजार का सबसे खतरनाक बिहेवियर है कि यस, जो दूसरा कर रहा है मैं भी वही कर लेता हूं तो सही हो जाएगा। इट्स ह्यूमन नेचर एक्चुअली फॉलोइंग अदर्स। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? पीयर प्रेशर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोग बैंड वैगन इफेक्ट की तरफ जाते हैं कि अगर मैं भीड़ से अलग हटके कुछ अलग करने की कोशिश करूं और अगर फेल हो गया तो जाहिर सी बात है ये भीड़ ही मुझे ताना मारेगी कि देखा, हम तो बोल रहे थे साथ में आजा, और कर ले अलग। सो इस पे भी एक बहुत बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन वर्ल्ड कप इवेंट्स। तो आप देख सकते हैं, आपकी फोटो में आप देख सकते हैं एक पेनल्टी शूटआउट का सीन है जहां पे एक गोलकीपर और एक स्ट्राइकर आप देख सकते हैं। सो बहुत सारे मैचेस जो पेनल्टी शूटआउट्स में तब्दील हुए उनको साइकोलॉजी ऑफ फुटबॉल ने एसोसिएशन यूएसए ने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने गोलकीपर और स्ट्राइकर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। सो दे सेड जो पैटर्न निकल के आया वो कुछ इस लिहाज से था कि स्ट्राइकर का जो पैटर्न है वो राइट साइड में 39% स्ट्राइक लेने का है, 32% अपने लेफ्ट में, और 29% स्ट्रेट स्ट्राइक लेने का है। जबकि गोलकीपर का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल इसके विपरीत था। वो 94% या तो लेफ्ट में कूदता है या राइट में कूदता है, और सिर्फ 6% स्टैंड स्टिल रहता है। सो ये बिहेवियर जब ऑब्जर्व किया गया तो इन्होंने ये स्टडी दोनों के साथ शेयर की, गोलकीपर के साथ भी शेयर की, बट गोलकीपर के बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो साइकोलॉजिस्ट वो मुंबईया भाषा में कहते हैं ना कि ले ले एक एक को खोमचे पे। तो सबको केबिन में अलग अलग बिठाया गया और उनको पूछा गया कि आपके साथ स्टडी शेयर की गई थी, तो व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग योर बिहेवियर। सो जो जवाब था वो साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही शॉकिंग था। सर ये तो हमें तब से पता है जब से हमने फुटबॉल खेलना शुरू करा है, कुछ नया बताओ। साइकोलॉजिस्ट और भी शॉक हो गए कि जब पता है उसके बावजूद भी। सो दे आस्क्ड लाइक व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग, जब आपको पता है तो आप क्यों नहीं चेंज कर रहे। ही सेड सर जब मैं गोल पोस्ट पे खड़ा होता हूं और जो ये पब्लिक मुझे देखने आई है ये मुझसे उम्मीद करती है कि ये कुछ करेगा। सो अगर मैंने कुछ नहीं किया और फेलियर हो गया, क्योंकि 29% दिस इज हाउ द सक्सेस रेट इज, तो 67% फेलियर अभी भी है, जबकि गोल रोकने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो कुछ ना करे तो सबसे ज्यादा है। सो अगर मैं कुछ ना करूं और फेलियर हो गया तो ये तो मुझे स्टेडियम से बाहर भी नहीं जाने देंगे। सो मुझे कुछ ना करके फेलियर मंजूर नहीं है, रादर कुछ करके फेलियर मुझे मंजूर है। एंड दैट्स व्हाट पीपल ट्राई टू डू इन दिस मार्केट ऑल्सो, कि कुछ ना करके फेलियर उन्हें कभी मंजूर नहीं होता, कुछ करके फेलियर उन्हें ज्यादा मंजूर होता है।
एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू बी वेरी वेरी एक्टिव इन दिस मार्केट। और मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट सबसे बोरिंग काम है। आपने 2 केस स्टडीज देखी जहां पे एक व्यक्ति बहुत एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को मैनेज कर रहा था, वो पर्सनल बैंकरप्ट हो गया, एंड देयर इज अ लेडी जो शी वाज वेरी वेरी इग्नोरेंट टू हर इन्वेस्टमेंट्स, वो $7.2 मिलियन क्रिएट करती है। सो वाकई में इन्वेस्टमेंट बहुत बोरिंग है और बोरिंग चीजें लोगों को पसंद नहीं आती, इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट्स में भी, क्यों लोग एफडी में पैसा बना पाते हैं, कुछ करना ही नहीं होता, इतना डाल दिया इतना मिलेगा, नो एक्टिवनेस, उसको अगले साल फिर रिन्यू कर देते हैं, फिर रिन्यू कर देते हैं, इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क एंड दैट्स व्हाई दे एबल टू मेक मनी। यहां पे भी अगर ये बोरिंगनेस हो तो डेफिनेटली पीपल विल क्रिएट वेल्थ। और बड़ा छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि एक फाइनेंशियल प्लानर आपको ये बिहेवियर गैप अवॉइड करने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जवाब इसका बहुत बड़ा हाँ है। अगर आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे काम किया है, जाहिर सी बात है वो आपके बिहेवियर के विपरीत रैशनल डिसीजंस लेते हैं, वो अपने इमोशंस आपके इन्वेस्टमेंट्स में नहीं डालते। सो इसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू टू अवॉइड दिस बिहेवियर गैप। एंड व्हाई पीपल डू दैट? बिकॉज हमारा जो दिमाग है, इट इज ट्यून्ड ऑन ह्यूरिस्टिक्स। मैंने आपको बताया कि दिन में व्यक्ति 10,000 से ज्यादा डिसीजन लेता है और जिसमें 95% से ज्यादा इंट्यूशन बेस्ड होते हैं, शॉर्टकट। ह्यूरिस्टिक का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो कॉमन नेम है, वो है शॉर्टकट। हम हमेशा शॉर्टकट लेते हैं और ये क्यों लेते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। लेट मी टेक यू टू योर स्कूल डेज। सो अगेन आपको अपने चैट बॉक्स को रेडी रखना है। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, आपको मुझे जवाब देना है। फाइन, मैं सवाल को रिपीट नहीं करूंगा। एंड अगला मेरा जो सवाल है वो सवाल बड़ा सिंपल है। बैट और बॉल को मिला के उसकी कीमत 1100 रुपए है। बैट की कीमत बॉल से 1000 रुपए ज्यादा है, तो बॉल की कीमत कितनी? तो आपको अपना जवाब लिखना है 1050, बॉल की कीमत 50। ओके, सो वंडरफुल। सो करेक्ट आंसर इज यस, 50 रुपीज। क्योंकि नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं कि बैट की कीमत बॉल से 1000 रुपए ज्यादा है। तो अगर बॉल की कीमत 50 रुपए है तो बैट की कीमत हुई 1050 रुपए और दोनों के मिला के कीमत हुई 1100 रुपए। Now, why these two answers? अगर आपने शुरुआत में देखा हो तो इमीडिएटली सब 100 ने जवाब दिया और बाद में थोड़ी देर बाद में एक 50 रुपए का जवाब आया जब आपने इसमें कैलकुलेशंस डाले, डेलिब्रेशंस किए। जो हमारा दिमाग है ये 2 तरीके से सोचता है। फर्स्ट इज डेफिनेटली फास्ट थिंकिंग एंड अनदर इज स्लो थिंकिंग। ये मॉडल्स साइकोलॉजी में समझाए गए हैं। फास्ट थिंकिंग इज वेरी वेरी इंस्टिंक्टिव। आप ऐसा डिसीजन लेते हो, इसमें कोई एफर्ट नहीं डाले जाते, इमोशंस भरा होता है, मुझे पता है, ऑटोमेटिक होती है प्रोसेस में और कोई सेंसरी कंट्रोल नहीं होता इस पे। और इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत ही क्विक होती है। तो आपने देखा जैसे कि 100 एकदम से इमीडिएटली सबने डाल दिया, जबकि दूसरे टाइप की थिंकिंग होती है, थोड़ी टाइम लेती है, स्लोअर होती है प्रोसेस में, बहुत कॉन्शियसली आप सोचते हो उसके बारे में, एफर्ट्स डालते हो अपनी सोच में और बहुत डेलिब्रेटिव होती है। कई बार लोग पूछते हैं सर दोबारा पूछिएगा क्या पूछा है। अगर ये इंटरैक्टिव सेशन होता तो शायद मुझे कोई बोलता कि सर सवाल दोबारा बता दीजिए। और लॉजिक पे आधारित रहती है और यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बड़े प्यार से कर पाते हो। तो इन्वेस्टमेंट्स की जब बात आती है, what type of thinking people do? They always think from system 1 type of thinking, which is fast thinking. कई बार मैंने देखा है कस्टमर्स के पास जब हम लोग जाते हैं और हम बोलते हैं कि सर इस इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। व्हाट पीपल डू, आई डोंट हैव टाइम। आपको जो ठीक लग रहा है आप कर दीजिए। दे डोंट डिस्कस, दे डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। और इसका खामियाजा कहां पे आता है? इसका खामियाजा आता है जब बाजार में इस तरीके के रिस्क ऑकर होते हैं और वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट होती है, तब दे टेंड टू गेट इनटू सिस्टम 2 टाइप ऑफ थिंकिंग। जितने भी ये टीवी चैनल्स है ना, प्लीज इग्नोर देम, क्योंकि वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दे नेवर टॉक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ लेंदी प्रोसेस. सो 2 टाइप ऑफ थिंकिंग हमेशा इख्तियार करके रखें. अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को समय दें, उनके साथ डिस्कशंस करें. प्लानिंग एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है इन्वेस्टमेंट करने से पहले. FOMO, yes, fear of missing out is always there, but मुझे लगता है कि अगेन वहां पे आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप डर या लालच को हावी करेंगे तो आप अगेन अपने डिसीजन मेकिंग से डाइवर्ट हो जाएंगे. रैशनली हमेशा सोचिए. आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको हमेशा रैशनली गाइड करने की कोशिश करता है. सो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से, इन टाइप ऑफ थिंकिंग की वजह से डेफिनेटली बहुत सारी धारणाएं हैं जो हमें जकड़ लेती हैं. और बिहेवियर बायसेस में मैं अगर बात करूं तो 566 बायसेस हैं जो एक व्यक्ति के अंदर पाए गए या डिफरेंट व्यक्तियों में पाए गए. और इसमें से बहुत सारे ऐसे बायसेस हैं जो इन्वेस्टमेंट्स में भी पाए गए हैं, जो कि बड़ा खतरनाक है. क्योंकि जब आप जकड़ जाते हैं धारणाओं से तो आप यू टेंड टू लूज योर फोकस. सबसे पहला अगर मैं बात करूं, इन धारणाओं को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. पहली जो डेफिनेटली लॉजिक पे आधारित है, विच इज व्हाट वी कॉल कॉग्निटिव बायसेस, और दूसरी इमोशन पे बेस्ड है, विच इज व्हाट वी कॉल इमोशनल बायसेस. खतरनाक कौन सी है? खतरनाक है इमोशनल बायसेस, क्योंकि हम इमोशंस को हावी कर रहे हैं. लॉजिक किनारे दरकिनार हो जाता है. सो इमोशनल बायसेस आर वेरी डेंजरस, और कॉग्निटिव बायसेस थोड़ा सा टैकल कर ली जाती है, क्योंकि इमोशनल बायसेस में डिस्ट्रीब्यूटर भी फेल हो जाता है. वो आपकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हावी है. एंड लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग परव्यू. एक बायस का 2-3 बायस वील डिस्कस एंड देन वील रैप दिस सेशन. सो एनीबडी हु ट्रेड्स, आई एम श्योर आप अगर लक्ष्मी श्री के साथ जुड़े हुए हैं तो आप ट्रेडिंग भी करते होंगे, आप स्टॉक्स में भी डील करते होंगे. अगेन एनीबडी कैन गिव मी देयर व्यूज. आप अपने व्यूज दे सकते हैं. ये मैंने एक स्टॉक का अभी हाल फिलहाल का मूवमेंट रिकॉर्ड किया है. ये इसका पहला मूवमेंट है. आप मुझे बता सकते हैं कि क्या लगता है कि यहां से इसका मूवमेंट अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा? व्हाट डू यू थिंक कि यहां से, मैं स्टॉक का नाम अभी रिवील नहीं कर रहा हूं, आई विल डेफिनेटली डू इट लेटर, बट क्या लगता है यहां से इसका मूवमेंट किस साइड होगा, अपसाइड या डाउनसाइड? सो लेट्स सी कि इसका अगला मूवमेंट क्या हुआ. सो अगला मूवमेंट जो है वो ये हुआ, अप हुआ. ओ वाओ. तो जितने लोगों ने डाउन प्रेडिक्ट करके अपना पैसा लगाया वो उनका पैसा डूब गया है. जितने लोगों ने अप बोला है डेफिनेटली उनका पैसा डबल हो गया है. वंडरफुल. नाउ यहां से मूवमेंट कहां जाएगा? तो मेजरली पीपल आर सेइंग डाउनसाइड. डाउनसाइड. वाओ. सो उनका पैसा वहां से 4 गुना हो गया है. एंड अभी कहां जाएगा? सो मेजरली पीपल आर सेइंग यहां से जाएगा डाउनसाइड. सो लेट्स सी अब. सो जितने लोगों ने डाउन बोला उनका सारा पैसा डूब गया है, और जितने लोगों ने अप बोला है डेफिनेटली वहां से उनका पैसा 8 गुना हो गया है, अगर पीछे 4 गुना हुआ तो. ओके. नाउ यहां से लेट्स सी कि यहां से क्या हुआ. सारा पैसा चला गया. तो जितना आपने 8 गुना किया था वो सारा का सारा पैसा चला गया. कैन एनीबॉडी गेस द विच स्टॉक आई एम टॉकिंग ऑफ? ये मैं एक्चुअली बना क्या रहा हूं? सो मैं तो कुछ और सोच के बना रहा था. मैं तो बना रहा था ऑस्ट्रेलिया का मैप. So ना ही मार्केट साइकिल थे, ना ही स्टॉक का मूवमेंट था. आई वाज मेकिंग एक्चुअली द ऑस्ट्रेलियन मैप. सो कहने का मतलब ये है कि जब आपका पहला गेस वर्क सही हो जाता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है. जब दूसरा भी सही हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है. जब तीसरा गेस वर्क भी सही हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप कॉन्फिडेंस की सीमा लांघ के ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए. तब इंफॉर्मेशन का क्या शुरू हो जाता है? इग्नोरेंस या डिलीशन शुरू हो जाता है, या जनरलाइजेशन शुरू हो जाता है. मुझे पता है, मुझे मत बताओ. सो ओवर कॉन्फिडेंस बायस इज अ वेरी डेंजरस बायस इन दिस मार्केट. एंड जिसका ओवर कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उसकी गलती का खामियाजा भी उतना ही ज्यादा होता है. ऐसा व्यक्ति सामने वाले का जो नजरिया है ना उसे इग्नोर कर देता है. वो सिर्फ अपना व्यक्तित्व, अपना नजरिया देखने की कोशिश करता है. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सामने वाला कह रहा है 3, ये कह रहा है नहीं 4, बिकॉज दोनों अपना अपना नजरिया देख रहे हैं. यस, यूफोरिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो जिसका ओवर कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा है इस बाजार में, उसने उतनी ही ज्यादा गलतियां की हैं और उतनी ही गलती का खामियाजा भुगता है.
बहुत ही डेंजरस बायस है और इस बाजार में हमने बहुत तेजी से देखा है। इवन बड़े इन्वेस्टर्स में हमने कुछ ज्यादा देखा है, बिकॉज दे टेंड टू रीड मोर, दे टेंड टू अप्लाई थिंग्स मोर, और वो कहते हैं कि मैंने पैसा ऐसे थोड़ा ना बनाया, मुझे पता है, डोंट ट्राई टू टीच। तो दिस इज समटाइम्स वी सी अ डेंजरस सिचुएशन। अगर ऐसा है तो खतरनाक सिचुएशन है, और ओवर कॉन्फिडेंस बायस बहुत डेंजरस हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द बायस जो बड़ा कॉमन हमने देखा है, और थोड़ा बहुत ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आपने थोड़ा बहुत सीएनबीसी अगर देखा है, सुना है, तो आप ज्ञानी बाबा बन जाते हैं, और वहां पे आप अपने डिसीजन मेकिंग उस बेसिस, उस प्रमाइस पे करना शुरू करते हैं जो अधूरा है। तो कभी भी इस चीज पे डिसीजन मेकिंग ना करें। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट। अनदर सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू राजस्थान? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो राजस्थान गए? लेट मी बी स्पेसिफिक, हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू चित्तौड़गढ़? आप में से कितने ऐसे हैं जो चित्तौड़गढ़ गए? क्यों चित्तौड़गढ़ फेमस है? चित्तौड़गढ़ में एक मॉन्यूमेंट है जो हल्दीघाटी युद्ध के बाद बनाया गया था। दिस इज व्हाट यू कॉल विक्ट्री टावर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो लेट मी आस्क यू, आई विल गिव यू ओनली 10 seconds टू आंसर। आपको क्या लगता है इस टावर की जो हाइट है वो 300 फीट से ज्यादा है या कम है? और अगर कम है तो कितनी है, अगर ज्यादा है तो कितनी है? सो यू हैव टू राइट योर आंसर। सो मैं आपको बता दूं, इस मीनार की जो हाइट है वो 122 फीट है। क्यों आपने मुझे ऐसे जवाब दिए 280, 250, 600? बिकॉज आई एंकर्ड योर थॉट ऑन 300 फीट। आपकी जो सोच है ना, मैं वो 300 फीट पे मैंने अटका दी, and that's why you have tend to thought about 280, 320, 350, 250. So इन्वेस्टमेंट जब होता है और जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको दिखाते हैं कि सर एवरेज रिटर्न इस प्रोडक्ट ने पिछले 10 सालों में कुछ 15% जनरेट किया है, तो हमारा थॉट प्रोसेस कहां एंकर होता है? 15। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 10 साल की, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा? 15, 15, 15, 15, 15, 15। दिस इज हाउ यू एक्सपेक्ट। बट रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है कि पहले साल आया 3% का रिटर्न, तो आपके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हुई। दूसरे साल हुआ -8%, तो आपकी दिल की धड़कनें और तेज हुई, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान करते हो कि भैया क्या करा दिया ये। तीसरे साल अगेन -16%, तब आप कहते हो बाबा हाथ जुड़वा लो, दोबारा मत आना, और मेरा पैसा जो भी बना है मुझे दे दो। तो पहला इमोशन लालच वाला था, दूसरा इमोशन डर आ गया जिससे आप बाहर चले गए। जबकि रैशनैलिटी क्या कहती है कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर तुम्हारा 100 110 हो जाए या 120 हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा पैसा जिस दिन 100 का 80 हो जाए ना, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। सस्ता खरीदने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और यही इस बाजार की ताकत है। क्योंकि ये ताकत अगर खत्म हो गई ना, तो फिर एफडी और इसमें कोई फर्क नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मीन रिवर्जन, कोई चीज ऊपर गई है तो वापस भी आएगी, और कोई चीज नीचे गई है तो वापस ऊपर भी जाएगी। और एक बात याद रखिए, जो गिरे हुए बाजार में आया है ना, अगर मार्च में किसी ने 23 मार्च को अगर किसी ने स्टॉक खरीदा होगा तो उसका पैसा अभी तक डबल हो गया होगा। आप कोई स्टॉक देख लो, सबके प्राइसेस हैज कम, जो प्राइस पे वहां थे यहां पे डबल है पैसा, ऑलमोस्ट डबल एवरी स्टॉक। सो अपना थॉट प्रोसेस का जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। कि अगर कोई आपसे 12% की बात कर रहा है तो 12% एवरेज है, तो ये माइनस भी जा सकता है, प्लस भी जा सकता है, बट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज पेशेंस। अगर आप धैर्य रखेंगे इस बाजार में, ये बाजार आपको जरूर फायदा देगा। क्योंकि ये बाजार कहता है अगर तुम मेरे बुरे टाइम को हैंडल नहीं कर सकते तो मेरे अच्छे समय के भी हकदार नहीं। सो एंकरिंग बायस इज अगेन अ कॉग्निटिव बायस विच इज वेरी वेरी सिचुएशनल, और लोग अपने थॉट प्रोसेस को एंकर कर लेते हैं। सेल्स में इसका बड़ा बखूबी इस्तेमाल होता है। आप किसी दुकान से जाओ, वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होता है 75%, छोटा छोटा लिखा होता है अप टू। अंदर जाएंगे तो सिलेक्टिव आइटम्स पे मिलेगा। कोई चीज पसंद आएगी ना तो बोलेंगे सर ये फ्रेश लॉट है, इसमें सेल नहीं है। सो थॉट प्रोसेस एंकर करने का जो ये प्रोसेस है, ये सेल्स में बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया जाता है।
बट आदमी चूंकि ये बिहेवियर दिखाता है तो दैट्स वाई ये इस्तेमाल भी किया जाता है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिहेवियर की जब हम बात करते हैं ना, आज की युवा पीढ़ी का क्या बिहेवियर है? आज की युवा पीढ़ी का बिहेवियर है कि भैया आज केक खिला दो, कल से डाइटिंग शुरू कर लेंगे। दिस इज हाउ दे टेंड टू थिंक। जबकि पुरानी पीढ़ी को अगर हम अपने से पहले जनरेशन को देखें तो दे प्रेफर सेविंग्स एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इन्वेस्ट भी या करने से पहले या खर्च करने से पहले वो पैसे को पहले बचाना जरूरी समझते थे। सेविंग्स, इसीलिए हमारी इकोनॉमी सेविंग्स इकोनॉमी है। बट आज की जनरेशन खर्चे पे ज्यादा ध्यान देती है और सेविंग्स पे कम ध्यान देती है। इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की डेट में। कई बार होता है हम ऐसे अननेसेसरी खर्चे कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार पैसे का क्रंच क्रिएट होता है। आई हैड बीन टू पुणे और मैं एक डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का सेशन लेने गया था वहां पे, और मैं अपने फेलो ट्रेनर के घर पे रुका था। तो उसने शाम को ग्लास पे बैठे तो उसने बोला कि जय और वीरू भी आएंगे। तो मैंने पूछा ये जय और वीरू कौन है? बोलते सामने के फ्लैट में ना दो दोस्त रहते हैं, साथ में रिटायर हुए हैं और वही दोनों हैं। तो मैंने कहा जय, एक्चुअली उनका नाम जय और वीरू है। बोलते नहीं, मैं उनको जय और वीरू बुलाता हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोला उसने शादी नहीं करी और उसके पास बसंती है। तो अच्छा। शाम को दोनों अंकल आए तो हम लोग बैठे, ग्लास पे बातें चल रही हैं। तो अचानक से एक अंकल जिनके पास बसंती थी, उनकी वाइफ टिप टॉप रहती थी अभी भी, तो उन्होंने बड़ा एक सवाल पूछा कि तुम दोनों फाइनेंस के बंदे हो, हमारी कंपनी में एक अरेंजमेंट था कि अगर एम्प्लॉय 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे तो कंपनी 12% का ब्याज देगी और रिटायरमेंट पे ये पूरा पैसा मिलेगा। इसको तकरीबन 6 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ के आसपास मिला है और मुझे मात्र 70 लाख रुपए मिला है। यार डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो गया? तो हमने बोला अंकल कुछ अगर डॉक्यूमेंट मिला हो तो आप मंगा लीजिए। सो उन्होंने आवाज दी एंड डेफिनेटली आंटी जब आई तो वो डॉक्यूमेंट मंगाया गया एंड वो डॉक्यूमेंट देख के हमें पूरी कहानी समझ में आ गई। मैंने उसको एक थोड़ा अलग शेप दिया है कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट हो सकता है वो। आई एम जस्ट स्विचिंग माय विंडो, सो कैन यू सी दिस पीडीएफ? क्या आप ये पीडीएफ देख पा रहे हैं? सो आप देख सकते हैं मैंने एक्चुअली जय और वीरू नाम दिया है। आप देख सकते हैं साल का कुछ 1,20,000 10,000 महीने का ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और जय के उसमें आप देख सकते हैं पूरा कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली चला है, इन्होंने कोई विड्रॉल नहीं किया है। जबकि वीरू ने टाइम टाइम पे कुछ विड्रॉल्स किए हैं। और अगर आप लास्ट में 35 साल की सर्विस के बाद देखें तो वीरू ने कुछ 40 लाख रुपए का विड्रॉल किया है और उनकी जो वैल्यू उनके हाथ में बाद में आई है वो कुछ 87 लाख रुपए आई है। जबकि जय ने कोई विड्रॉल नहीं किया और वो पैसा बना है कुछ 6 करोड़ 50 लाख रुपए, 6.5 करोड़ का फिगर बना है। वेल्थ कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस बाजार में। आप जब भी इस बाजार में जाते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो पैसा का जो ग्रोथ है वो कुछ इस लिहाज से है, वेल्थ कर्व जिसको हम बोलते हैं। there is a wonderful experiment also which has been done on this. Let me show you this experiment. So ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर व्यक्ति से पूछा गया कि अगर आपको 1,000 रुपए आज मिले या 1,000 प्लस 100 रुपए कल मिले या एक हफ्ते बाद मिले तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? लोगों ने पहले वाले पे हाथ धरा कि भैया कल का कुछ भरोसा नहीं, आज ही दे दो। जबकि उसी ऑडियंस से या दूसरी ऑडियंस से जब ये पूछा गया कि अगर आपको 1,000 रुपए 1 साल बाद मिले या 1,000 प्लस 100 रुपए 1 साल 1 दिन बाद मिले तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? तो उस केस में पीपल हैव सेलेक्टेड सेकंड ऑप्शन। यानी कि जब इसका जो सार है एक्सपेरिमेंट का वो ये है कि पीपल आर डिसिप्लिन्ड इन फ्यूचर। लोग आज में डिसिप्लिन नहीं है बट फ्यूचर के लिए डिसिप्लिन है। कैसे? नया साल पे मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, दिवाली के बाद मैं मिठाई खाना छोड़ दूंगा। सो अगर आपको छोड़ना है तो आज छोड़ दो। वाई दिस डिसिप्लिन फॉर टुमारो कि आज खिला दो, कल से डाइटिंग शुरू कर दूंगा। सो पीपल आर मोर डिसिप्लिन्ड इन टुमारो। I'll share one very interesting incident. मेरे कस्टमर थे, मैं उनको हमेशा समझाता था कि सर आपके जो खर्चे हैं दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। मैं हमेशा ये यूज करता हूं और मैं कहता हूं कि सर ये आपके खर्चे हैं और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है।
सो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा वैल्यू में कम होगा अगर आप इसको नहीं बढ़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना पड़ता है और इसको मैच कराना पड़ता है, तभी आप ये खर्चे मीट आउट कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है। तो बोले हाँ नितिन, मुझे समझ में आ गया, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वी विल इंक्रीज दिस। फ्यूचर का है ना, तो डिसिप्लिन आज दिखाएंगे। लेकिन जब मैं अगले साल उनके पास गया, नितिन इस साल तो बड़े खर्चे आ गए हैं यार, अगले साल करते हैं। So again, he's showing discipline for future. So people are more disciplined in future rather today. और इन्वेस्टमेंट में ये डेंजरस है, आपको डिसिप्लिन आज ही शो करना है। अगर आप फ्यूचर के लिए रखोगे तो फ्यूचर में तो वेरी अनसर्टेन थिंग्स। सो वेल्थ कर्व में गैप, डाराबार की स्टडी मैंने देखी थी ना, 5% का डिफरेंस। सो ये गैप जो होता है वो इसीलिए क्रिएट होता है बिकॉज वी हैव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यू नो, हमने आंटी से पूछा था कि आंटी आपने 1 लाख रुपए निकाला है लास्ट, ये किस लिए निकाला था? एंड बिलीव यू मी, आंटी को याद भी नहीं था कि ये पैसा क्यों निकला है। तो अगर आप ऐसी जरूरत के लिए पैसा निकाल रहे हो जो कि आप मैनेज कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो, सो व्हाई डू क्रिएट अ फॉल इन दी वेल्थ कर्व? तो आप खुद देख सकते हो 87 लाख और 6.5 करोड़ में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं 40 लाख इसमें ऐड भी कर दूं तब भी 1 करोड़ 20 लाख बनता है, जबकि यू हैव अ शॉर्टफॉल ऑफ ऑलमोस्ट 4 करोड़ एंड अबव। मेंटल अकाउंटिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायस। जैसा अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग नॉर्मली कागजों में की जाती है, डेबिट क्रेडिट का क्रिएट करके की जाती है। बट जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है ना, नॉर्मली लोग मेंटल अकाउंटिंग करते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब मैंने बताया कि आप इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, और हमने अभी देखा कि इमोशनल डिसीजन मेकिंग ज्यादा है जब पैसे की बात आती है, तो मेंटल अकाउंटिंग होना स्वाभाविक है। चलिए मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं। लेट्स से आप किसी दुकान से, आप किसी शॉप से कैलकुलेटर और लैपटॉप खरीद रहे हैं। लैपटॉप की जो कीमत है वो लेट्स से 1 लाख रुपए है, और जो कैलकुलेटर है वो 1000 रुपए का है। आपको पता चलता है कि कुछ दुकानें छोड़ के जो कैलकुलेटर है वो 300 रुपए सस्ता मिल रहा है। क्या आप दुकान बदलेंगे? लेट मी चेंज द सिचुएशन। अभी मैं कहूं कि जो लैपटॉप है वो 300 रुपए सस्ता मिल रहा है, विल यू चेंज? अगर आपने दोनों सिचुएशंस में दुकान नहीं बदली या दुकान बदल दी है, दोनों सिचुएशंस में, देन इन दैट केस आप मेंटल अकाउंटिंग से ग्रसित नहीं है। बट अगर आपने एक में दुकान चेंज की और दूसरे में नहीं की है, तो डेफिनेटली आप मेंटल अकाउंटिंग से ग्रसित हैं। क्योंकि पीपल नॉर्मली डोंट टेक होलिस्टिक व्यू, दे सी ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। पहले केस में आपने 30% का डिस्काउंट देखा, वेयर इन सेकेंड केस यू हैव सीन ओनली 3% डिस्काउंट, जबकि दोनों केसेस में बिल में, टोटल बिल में 1,01,000 रुपए में आपको जो डिस्काउंट है वो 300 रुपए का ही है। सो एक केस में आपने दुकान बदल दी, एक केस में आपने दुकान नहीं बदली। डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी कॉल मेंटल अकाउंटिंग। यू नो, देयर वाज एन इंसिडेंट जहां पे, ये इंसिडेंट बड़ा फेमस है, फ्रांस का इंसिडेंट है, जहां पे एक व्यक्ति जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर था, अपने फेलो एक्टर से खाने के लिए पैसा मांगता है कि मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए। एंड जब वो उनको पैसा देने उनके घर जाते हैं तो वो अब उनको किचन में ले जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि बहुत डिफरेंट जार्स रखे हुए हैं। देयर आर डिफरेंट जार्स जिसमें लेबलिंग की हुई है कि ये मेरे रिटायरमेंट का पैसा है, ये घर खरीदने का, ये वेकेशन जाने का। एंड देयर वाज अ जार जिसमें फूड लिखा हुआ था और वो एम्प्टी था, बाकी सब में पैसे थे। तो ही आस्क्ड लाइक, तुम्हारे पास इतना पैसा है, व्हाई यू आर आस्किंग मनी फॉर फूड? देन ही शोड कि ये जार खाली है। So people do mental accounting for the same money. अगर आप इस जार से पैसा निकाल के वापस उसमें रख देंगे, hardly matters. So they label actually. जैसा कि हमने ऐश्वर्या के केस में भी देखा था, she labeled that 2000 rupees with emotional connect. जबकि सड़क पे पड़ा हुआ नोट के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना, उसको कोई लेबलिंग नहीं हुई, फ्री का नोट, that was the label. So मेंटल अकाउंटिंग इज अगेन वेरी वेरी कॉमन थिंग्स जो लोग नॉर्मली इस बाजार में करते हैं। एंड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारा का सारा न्यूरो इकोनॉमिक्स में प्रूवन है। ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ऑल दीज रिसर्चेस, आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, यू कैन सी ऑल दोज बायसेस। उनसे कैसे बाहर आया जा सकता है वो भी आप देख सकते हैं। इस पर काफी सारे सेशंस हम कर चुके हैं। ब्रेन का ये पर्टिकुलर हिस्सा जो कंबस
कहलाता है, ये बड़ा एक्टिव हो जाता है जब कुछ चीजों की बातें की जाती हैं ह्यूमन से। लाइक कपड़ों की बातें हो गई, फूड की बात हो गई, पैसे की बात हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें ब्रेन का ये पर्टिकुलर हिस्सा बड़ा सक्रिय हो जाता है जब इन चीजों पे बात की जाती है। तो न्यूरो साइंस में डेफिनेटली ये सारी चीजें प्रूवन है। और मेरा जो अगला सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप बायस्ड हैं? डू यू थिंक यू आर बायस्ड? क्योंकि कोई अगर ये कह रहा है कि नहीं मुझ में कोई बायसनेस नहीं है, तो ये उसका सबसे बड़ा बायस है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है, विच इज व्हाट यू कॉल प्लेसिबो बायस। सो अगर आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या बायसनेस है, इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हैं। आप वो सवाल अपने से कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मैं आपको इस पे एक वर्कबुक भेज सकता हूँ। आई सेंड इट टू शिवेन सो दैट यू कैन रीड इट। आप वो सवाल अपने आप से पूछिए तो आपको पता चलेगा ये बायस आपके अंदर है कि नहीं है। सो आज की डेट में मैंने जैसा कि आपसे पहला सवाल किया था कि डर से नुकसान या नुकसान से डर, तो बिहेवियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इमोशनल डिसीजंस ना लें, रैशनल होकर डिसीजन मेकिंग करें। जितना भी आप रैशनल होंगे, जितना आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बैठ के, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, उतना ही आपको इसका फायदा मिलेगा। एक्टिव होने की कोशिश ज्यादा ना करें इस बाजार में। मेरे हिसाब से जितना आप पैसिव रहेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको इस बाजार का मिलेगा। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और आपने उसे छोड़ दिए हैं, मैंने देखा है लोगों को जिन्होंने ऐसा काम किया है वो आज की डेट में राजा हैं, उन्होंने पैसा बनाया है इस बाजार में। लेकिन जो ट्रेडिंग पर दिमाग से आते हैं, क्योंकि किसी ट्रेडर को मैंने देखा नहीं जो पैसा बनाता है। ट्रेडिंग कॉल्स कभी सही चली जाती हैं, कभी गलत चली जाती हैं, तो दे ऑलवेज, क्योंकि बाजार इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और आज की डेट में बाजार का जो बिहेवियर है, बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड क्राइसिस ऑल्सो, स्टिल मार्केट इज मूविंग। सो देर आर सेक्टर्स विच आर badly affected with this coronavirus. There are sectors which are booming because of this coronavirus. Pharma is one of them. Index is one of them. Your BPSU is one of them. And there are sectors which are moderately performing. मतलब ठीक है, चल रहा है. So NBFCs में अगर मैं बात करूं तो मुथूट is one of them. So there are a lot of 3 हिस्सों में बाजार को पूरा डिवाइड कर दिया गया है। बाजार किस लिहाज से ऊपर चढ़ रहा है, ये सवाल है। तो आज की डेट में आप पैसा लगाइए और उसको समय दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। एक बच्चे को पालने में कम से कम 20 से 25 साल का समय लगता है, उसको समय देना पड़ता है। और इस 20-25 सालों के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आपको इरिटेट कर देता है, बच्चा आपको हाथ उठाने पे मजबूर कर देता है, बच्चा आपको गुस्सा दिला देता है। बट आप उस समय पे क्या करते हैं? उस समय पे आप धैर्य रखते हैं, आप उसको समझाते हैं, आप अपने आप को समझाते हैं। आज बुरा कर रहा है, कल को अच्छा करेगा। दैट्स हाउ यू टेंड टू। आप उसे मार कूट के घर से बाहर थोड़ा निकाल देते हैं कि बेटा तुमने दिल दुखाया, आप घर छोड़ के चले जाओ। तो इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आज अच्छा नहीं कर रहा है, कल करेगा। द ओनली थिंग इज डोंट एंकर योर सेल्फ टू योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर कई बार होता है कि हमें नेगेटिव लॉसेस भी बुक कर लेने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए लॉस बुकिंग में, क्योंकि होता क्या है, हम कई बार अपने आप को ना एंकर कर लेते हैं लॉस से कि यार ये जब ऊपर चला जाएगा, या कम से कम जितना लगाया उतना हो जाए तो हम निकाल लेंगे। तो आप वेट मत कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो उसमें लॉस अगर बुक करना पड़ रहा है, कर लीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी और जिसपे डैनियल को नोबेल पुरस्कार भी मिला। कई बार होता है कि हमारा जो लॉस का दर्द है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जो मिलने की अपॉर्चुनिटी है वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो हो सकता है जो ऑल्टरनेटिव मेरे को मिले इस लॉस मेकिंग के एवज में, उसका फायदा शायद ज्यादा हो, लेकिन हम इतना एंकर हो जाते हैं इस लॉस से कि हम वो फायदा इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको लॉस बुक करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक गलत डिसीजन है। और उसमें आपको ये कभी इमोशनल बायस नहीं लाना चाहिए कि अरे मेरा पैसे का नुकसान हो गया। वो पैसे का नुकसान आज है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं रिकवर हो ही जाएगा। बट समय देना पड़ता है। और 6 क्लास में ये सिखाया जाता है, बट हम कभी भी इसको पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। हमें फॉर्मूला सिखाया जाता है A इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रिटर्न की पावर टाइम। हम हमेशा प्रिंसिपल और रिटर्न पे फोकस करते हैं, हम कभी समय पे फोकस नहीं करते, जो कि पावर में है।
तो समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को, डेफिनेटली इट विल ग्रो. So I will summarize what we have discussed today. We have discussed behavioral finance के concepts हमने discuss करे, हमने कुछ डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस डिस्कस करे, हमने बायसेस कुछ डिस्कस करे. वैसे तो बिहेवियरल फाइनेंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें इतना कुछ है कि अगर मैं दिन भर भी बात करूं तो कम है. सो इन्वेस्टमेंट्स में डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. इसमें इंट्यूशन मत डालिए, इसमें टाइप 1 थिंकिंग मत कीजिए, टाइप 2 थिंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करके इन्वेस्ट कीजिए. So this is how today's session is all about, and if you have any query, I would love to answer. So Shiven, I'm opening the session for question answers. Yeah, sure, sir. We are yet to get questions. So, well, sir, we have a question. How to form the habit of an investor, and also to check whether I'm following it or I have skipped it somewhere. Any suggestions from your end? सर इसीलिए अगर आप देखें तो SIP और STP का जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम लोग म्यूचुअल फंड में व्हाट वी डू, वी क्रिएट ECS के द्वारा ये कटौती आपके बैंक अकाउंट से या आपके फंड से. STP अगर आप कर रहे हैं तो फंड टू फंड ट्रांसफर्स होते हैं, और आप एक दिन चुन लेते हैं, एक अमाउंट चुन लेते हैं, तो ये हैबिट आपकी इजीली इनकलकेट हो जाती है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि SIP तो शुरू हो जाती है लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जाता. मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप सेविंग्स को क्यों बंद करते हैं? सेविंग्स चलने दो ना सर. आपको कभी पैसे की जरूरत है तो आप बीच में थोड़ा बहुत विड्रॉल कर सकते हैं, आप अपने कुछ यूनिट्स जो करंट प्राइस है उस पर बेच सकते हैं. और रिवर्स STPs भी होती हैं, जब आप मार्केट बहुत बुल फेज में होता है तो डेफिनेटली आपको रिवर्स करना चाहिए, आपको इक्विटी से डेफिनेटली डेट की तरफ पैसे को मूव करना चाहिए, ताकि इक्विटी जब गिरे तो आपका पैसे पे फर्क ना है. तो हैबिट इनकलकेट करने की जब बात है तो आप इसमें मेंटल अकाउंटिंग आपकी हेल्प कर सकता है. कैसे? आपका जब सैलरी आता है, जो भी अर्निंग्स आपका महीने का आता है, आप क्या कीजिए, आप डिफरेंट लिफाफे बनाइए. आपके जो भी खर्चे हैं ना, लेट्स से आपका हाउसमेट का खर्चा है, आपका ग्रोसरी का खर्चा है, आपका लाइफस्टाइल का खर्चा है, इसके आप डिफरेंट एनवेलप्स बना लीजिए, और आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से वो पैसा आप उस एनवेलप में डाल दीजिए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब भी ये खर्चा आपके सामने आएगा जिस भी हेड का, आप वही एनवेलप यूज करोगे. यू विल यूज दैट एनवेलप ओनली. अगर उसमें पैसा है तो ये खर्चा होगा, अगर ये उसमें एनवेलप में पैसा नहीं है तो वो खर्चा नहीं होगा. एंड बिलीव यू मी, आप महीने का कुछ नहीं तो आप 500-600 रुपए इजीली बचा लोगे. मेंटल अकाउंटिंग पे हमारा एक बहुत लंबा सेमिनार है, तब मैंने ये किया था, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेटर्निटी है उसके लिए मैंने ये किया था. ये आइडिया मैंने शेयर किया था, और 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इट, एंड दे एक्चुअली कॉल्ड मी कि नितिन, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हम दिनचर्या में ऐसे ही कर देते हैं, मतलब 10-20 रुपए खर्च हो जाते हैं, 20-25 रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं, बट अगर उस एनवेलप में पैसा नहीं है तो मैं खर्च नहीं करता वो. एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि आई स्टार्टेड सेविंग एटलीस्ट 2,000-3,000 रुपीज इन अ मंथ. और 3,000 रुपए की सेविंग महीने की बहुत बड़ी अमाउंट है सर. अगर आप 30 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो यू वुड बी, आपकी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी सर. सो हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको STP SIP के माध्यम से कर सकते हैं. ये कुछ तरीके हैं जो आप इनकलकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली पैसा बचेगा तो आप सेव कर पाओगे. Yes, sir, that was very informative. सर, मैं तो सेशन को क्वेश्चन आंसर राउंड को यहाँ पे रैप अप करता, बट एक क्वेश्चन है एंड आई थिंक इट शुड बी आंसर्ड, इट कैन बेनिफिट लॉट ऑफ पीपल. सर, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट्स और व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर एवरेजिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स रादर, so what should be much focused upon, averaging of the cost or averaging of the values? Like values means in regards of the stocks or in regards of the funds? देखो, एवरेजिंग करना, अगर आप किसी स्टॉक की बात करो, अगर आप किसी टेक्निकल एडवाइजर से पूछोगे तो वो आपको कभी भी एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, क्योंकि आपको नहीं पता प्राइसिंग किस वजह से गिर रही है, क्या ये वापस आएगी भी कि नहीं आएगी, क्या कंपनी का दिवाला तो नहीं निकल जाएगा. तो एवरेजिंग की सलाह अगर आप देखें तो टेक्निकल एनालिस्ट कभी नहीं देते. दे ऑलवेज से कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, अगर आप एवरेजिंग कर रहे हो तो वो डेंजरस सिचुएशन हो सकती है. बट कॉस्ट एवरेजिंग एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है, और मुझे लगता है कि उससे भी बढ़कर एक और कॉन्सेप्ट है विच इज व्हाट वी कॉल रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इन SIP.
रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या है कि आपका जो पर यूनिट का कॉस्ट होगा वो हमेशा एवरेज कॉस्ट से नीचे होगा। चाहे आप कोई भी सिनेरियो पकड़ लो, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हो तो आपका जो एवरेज कॉस्ट बनेगा खरीद का और आपका जो पर यूनिट का कॉस्ट बनेगा वो हमेशा एवरेज कॉस्ट से नीचे होगा। यानी कि बाजार जब भी एवरेज पे जाएगा आप पैसा बनाओगे। सो मेरे हिसाब से आपको रादर ऑन दिस डूइंग एवरेजिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स और वैल्यू एवरेजिंग और कॉस्ट एवरेजिंग, यू शुड फोकस ऑन डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली वो आपका जो बेनिफिट है वो क्रिएट कर देता है। और एसआईपी में तो ये हमने बड़े कॉमनली देखा है कि आप किसी भी सिनेरियो में अंदर आए हो, बाजार गिरा हो या उठा हो या वोलेटाइल रहा हो, आपका पर यूनिट का कॉस्ट हमेशा एवरेज से नीचे है। आप ये मैथ्स करके देख सकते हो सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बजटिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि बजट में एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होता है। और आज की डेट में हाउस होल्ड बजट को तो टोटली इग्नोर कर दिया है उन लोगों ने, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कितना मैं कमाता हूँ, कितना खर्च करता हूँ। तो जो मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था एनवेलप क्रिएट करने का, दैट इज पार्ट ऑफ बजटिंग ओनली। सो रादर डूइंग वैल्यू एवरेजिंग और कॉस्ट एवरेजिंग, समटाइम्स इट्स बेनिफिशियल टू बी एन इन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। आप डिसिप्लिन फॉलो करो, डेफिनेटली बाजार आपको रीप करेगा। Yeah, sir. I totally got your point, sir. That was all from the question answer section. और नितिन सर, आपके इस समय के लिए, इस पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। ये ऐसा तीसरा मौका था जब हमने आपके साथ समय बिताया, आपको सुना, आपको समझा। और सर ट्रूली स्पीकिंग एक अलग आनंद आता है आपको सुनने और समझने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much, everyone. Now I'll be wrapping up the session. Best of luck. Have a nice weekend. Take care.